आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है लाइट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि लाइट क्या होती है, ये हमें किस तरह से इनेबल करती है कि हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, मिरर्स के द्वारा फॉर्म किए गए इमेज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हम पेरिस्कोप, कैलाइडोस्कोप और प्रिज्म्स के वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। हम ह्यूमन आइज़ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, इसकी फंक्शनिंग को समझेंगे और ह्यूमन आइज़ में डेवलप होने वाले डिफरेंट टाइप्स की विजन प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ब्रेल सिस्टम विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को इनेबल करता है कि वो लिख सकें, पढ़ सकें। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि हम किसी ऑब्जेक्ट को किस तरह से देखते हैं। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आइज़ में एंटर करती है तो हमारे आइज़ के पीछे रेटिना होता है, वहाँ पर उसकी इमेज बनती है और जब उसकी इमेज बनती है तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ टर्म्स को डिस्कस करा जैसे लाइट, ऑब्जेक्ट्स, रिफ्लेक्शन। तो हम इसको एक एक करके इन टर्म्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि लाइट क्या होती है। तो लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, जैसा कि हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट एनर्जी हमें इनेबल करती है कि हम किसी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर सकें। साउंड एनर्जी हमें इनेबल करती है कि हम किसी पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर सकें, उसकी बात को सुन सकें। इसी तरह से लाइट एनर्जी हमें इनेबल करती है कि हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को देख सकें। लाइट एनर्जी का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट को डिस्कस करने के बाद अब हम ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो लाइट के पर्सपेक्टिव में ये ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और दूसरे को हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं और उसको एमिट करते हैं, जैसा कि सन हो गया, फ्लेम ऑफ कैंडल हो गया, फायर हो गया। ये ऑब्जेक्ट्स अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं और उसको एमिट करते हैं, जबकि जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं ये अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करते। ये किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के द्वारा इल्यूमिनेटेड होते हैं, यानी कि ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से आकर के लाइट इनके ऊपर पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों पर पड़ती है और तब हम इन ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। तो हमने लाइट को डिस्कस कर लिया, हमने ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन को। तो रिफ्लेक्शन के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जब कोई रे ऑफ लाइट किसी मीडियम से ट्रैवल करते हुए आती है और किसी ऑब्जेक्ट से टकरा करके वापस उसी मीडियम में बेंड हो जाती है तो लाइट के इस बेंडिंग को रिफ्लेक्शन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब सन से उसकी रेज़ निकलती हैं और वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं तो एयर से ट्रैवल करते हुए आती हैं और लेटर से कि किसी स्टोन से टकरा करके और बेंड होकर के वापस एयर में ही चली गई, तो इस प्रोसेस को, इस बेंडिंग ऑफ लाइट को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होती हैं। तो उससे पहले हम कुछ टर्म्स को समझेंगे जिससे कि हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझना आसान हो जाएगा। तो हम टेक्स्ट बुक्स में जब प्लेन मिरर को रिप्रेजेंट करना होता है तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके पेंटेड सरफेस को जो कि नॉन रिफ्लेक्टिंग होता है उसको हम ओब्लिक या स्लांट स्मॉल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि हम दिए हुए डायग्राम्स में भी देख सकते हैं। जब किसी मिरर के ऊपर या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी सोर्स से कोई लाइट आकर के पड़ती है तो उस रे ऑफ लाइट को या उस बीम ऑफ लाइट को हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। और जब वो मिरर से या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से लाइट जब इंसिडेंट रे टकरा करके बेंड होकर के वापस उसी मीडियम में चली जाती है तो उस बेंड हुई लाइट को हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और जब हम उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर कि इंसिडेंट रे फॉल करती है, वहाँ पर एक परपेंडिकुलर बनाते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, तो उस परपेंडिकुलर को हम नॉर्मल बोलते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ ये है कि ये जो इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है, ये तीनों ही सेम प्लेन में लाई करते हैं। और दूसरा लॉ ये है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल होता है जो कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाती है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो एंगल होता है जो कि रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाती है। तो ये देखा गया है और साइंटिस्ट्स ने ऐसा रिपीटेडली देखा है एक्सपेरिमेंट्स के दौरान कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ये दोनों ही बराबर होते हैं।
तो यही दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। पहला लॉ ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये सेम प्लेन में लाई करता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। अब हम ये पढ़ेंगे कि रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो जब किसी स्मूथ सरफेस पर पैरेलल रेज ऑफ लाइट या पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट आकर के पड़ती हैं, तो जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है इनसे जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल होती हैं। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, और रेगुलर रिफ्लेक्शन के द्वारा ही इमेज फॉर्म होती है। जबकि जब लाइट किसी इर्रेगुलर सरफेस पर या किसी रफ सरफेस पर पड़ती है, तो वहाँ पर लाइट जब रिफ्लेक्ट होती है, हम बात कर रहे हैं कि पैरेलल रेज ऑफ लाइट। तो जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट किसी रफ सरफेस पर पड़ती हैं, तो जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं ये आपस में पैरेलल नहीं होती, और इसीलिए हम इसको डिफ्यूज्ड या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। डिफ्यूज्ड या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन से इमेज फॉर्म नहीं होती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि चाहे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो चाहे डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन हो, इन दोनों ही परिस्थितियों में रेज जो हमारी लाइट है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को हमेशा फॉलो करती है। अब ये जो इर्रेगुलर सरफेस होता है, यहाँ पर क्योंकि सरफेस हर पॉइंट पर लाइट जहाँ पर इंसिडेंट हो रही है ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रही है। इसका मतलब है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, और इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये सेम प्लेन में लाई करेंगी। लेकिन क्योंकि सरफेस हमारा इर्रेगुलर है, इस वजह से डिफरेंट पॉइंट्स पर जो रिफ्लेक्टेड रे होंगी वो आपस में पैरेलल नहीं होंगी। तो हालांकि हर जगह पर लाइट जो है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रही है, पर फिर भी सरफेस के इर्रेगुलर या रफ होने की वजह से जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो पैरेलल नहीं है, इसीलिए हम इसको डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि एक प्लेन मिरर किसी ऑब्जेक्ट का इमेज किस तरह से फॉर्म करता है, और प्लेन मिरर के द्वारा फॉर्म किए गए इस इमेज के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इन बातों को समझने के लिए ये दिए हुए डायग्राम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम में PQ एक मिरर को रिप्रेजेंट कर रहा है, O एक ऑब्जेक्ट है जिससे कि दो रेज निकल रही हैं, OA और OC, और ये मिरर पर पड़ती हैं और रिफ्लेक्ट होती हैं इन द डायरेक्शन ऑफ AB एंड CD। पॉइंट E पर एक ह्यूमन आइज़ है जो कि इन रिफ्लेक्टेड रेज को रिसीव कर रहा है। हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में AB और CD को एक्सटेंड किया है और ये पॉइंट I पर इंटरसेक्ट करता है। तो ह्यूमन आइज़ को ऐसा परसीव होगा कि ये जो रेज ऑफ लाइट हैं AB और CD ये एक पॉइंट I से आती हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि पॉइंट I पर ऑब्जेक्ट O का इमेज बन गया है। वास्तविकता में तो ये है कि ये जो AB और CD रेज ऑफ लाइट हैं ये ऑब्जेक्ट O से निकल कर के आई, मिरर पर पड़ी और रिफ्लेक्ट होकर के आँखों पर पड़ी हैं, लेकिन आइज़ को ऐसा परसीव होगा कि ये जो रेज ऑफ लाइट हैं AB और CD ये पॉइंट I से आ रही हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि I जो है वो ऑब्जेक्ट O का इमेज है। अब इस इमेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये इमेज एक वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इसलिए है क्योंकि हम इसको किसी स्क्रीन पर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। अगर हम पॉइंट I पर जहाँ जो कि एक इमेजिनरी पॉइंट है, अगर हम यहाँ पर कोई स्क्रीन रख दें तो वहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट की इमेज रिसीव नहीं होगी, यानी कि वहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं बनेगी। और प्लेन मिरर के द्वारा फॉर्म किए गए ऑब्जेक्ट की इमेज का एक कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि ये इरेक्ट इमेज बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम एक मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारी इमेज भी सीधी ही बनती है जैसे हम खड़े हैं। ऐसा नहीं होता कि पैर हमारा ऊपर आ जाए और सर हमारा नीचे चला जाए। अगर हम सीधे खड़े हैं तो हमारी इमेज भी सीधी बनती है। और दूसरी बात यह है कि जो ये इमेज होती है ये लेटरली इन्वर्टेड होती है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा लेफ़्ट हैंड है वो इमेज का राइट हैंड की तरह दिखाई देगा, और जो हमारा राइट हैंड है वो इमेज का लेफ़्ट हैंड की तरह दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमने सपोज दैट कि लेफ़्ट हैंड में कोई मोबाइल फ़ोन होल्ड कर रखा है तो हमें इमेज में
ऐसा दिखेगा कि जो मोबाइल फ़ोन है वो राइट हैंड में होल्ड किया गया है। इस प्रोसेस को हम लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं, जिसमें कि रियल ऑब्जेक्ट का लेफ़्ट पार्ट जो है इमेज का राइट पार्ट बन जाता है और रियल ऑब्जेक्ट का राइट पार्ट इमेज का लेफ़्ट पार्ट बन जाता है। और यह भी देखा गया है कि ये जो इमेज का डिस्टेंस है मिरर से और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है मिरर से, ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर हैं। मींस इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब हम लाइट के कुछ दूसरी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और उसमें से एक प्रॉपर्टी ये है कि एक रे ऑफ लाइट को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स रिफ्लेक्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, किसी सोर्स से कोई रे ऑफ लाइट अगर आकर के किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है और उस ऑब्जेक्ट से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो वो किसी और लेटर से कि वो रिफ्लेक्टेड रे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है, तो वो दूसरा ऑब्जेक्ट उस रे को फिर से रिफ्लेक्ट कर सकता है। और लेटर से कि वो तीसरे ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, तो तीसरा ऑब्जेक्ट भी उस रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है। इस तरह से हम किसी भी रे ऑफ लाइट को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। और लाइट के इसी बिहेवियर को हम यूज़ करते हैं पेरिस्कोप्स का निर्माण करने में। पेरिस्कोप्स वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी सहायता से हम उन ऑब्जेक्ट्स को भी बहुत ही ईजिली देख पाते हैं जो हमारी लाइन ऑफ साइट में नहीं है। पेरिस्कोप्स का इस्तेमाल हम सबमेरीन्स में करते हैं, बंकर्स में करते हैं। तो लेटेस्ट से कि हम सबमेरीन्स का एग्जांपल ले लेते हैं। सबमेरीन्स वो शिप्स होती हैं जो कि पानी के अंदर चलती हैं, ओशियन में, सी में, वाटर सरफेस के नीचे चलती हैं। तो अगर इसमें मौजूद जो लोग हैं, अगर वो बाहर की चीज़ों को देखना चाहते हैं तो वो पेरिस्कोप की हेल्प से ईजिली देख सकते हैं। इसमें पेरिस्कोप का एक हिस्सा पानी के बाहर होता है जो कि पानी के बाहर मौजूद ऑब्जेक्ट से लाइट रिसीव करता है। और पेरिस्कोप के अंदर, जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, पेरिस्कोप के अंदर इसके ऊपरी हिस्से में एक मिरर लगा होता है जो कि हॉरिजॉन्टल से करीब 45 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड होता है। और इसके निचले हिस्से में एक दूसरा मिरर लगा होता है जो कि अगेन हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड होता है। तो इसका जो ऊपरी हिस्सा है वो जो समुद्र के बाहर जो समुद्र के सरफेस पर मौजूद जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे लाइट को रिसीव करता है और उसको रिफ्लेक्ट कर देता है दूसरे मिरर के ऊपर। और जो दूसरा मिरर है वो इसे फिर रिफ्लेक्ट कर देता है ह्यूमन आई के ऊपर। तो इस तरह से हम कोई भी ह्यूमन जो उस सबमरीन के अंदर मौजूद है वो समुद्र के सरफेस पर मौजूद ऑब्जेक्ट को देख सकता है। हालांकि वो समुद्र के सरफेस पर मौजूद जो ऑब्जेक्ट है वो उस पर्सन की लाइन ऑफ साइट के बाहर है। तो इस तरह से हमने देखा कि हम लाइट की ये जो प्रॉपर्टी है कि हम एक रे ऑफ लाइट को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल करके हम उन ऑब्जेक्ट्स को भी देख सकते हैं जो हमारी लाइन ऑफ साइट से अलग हों। इसके अलावा हम मल्टीपल रिफ्लेक्शंस का यूज़ करके और मिरर्स का इस्तेमाल करके हम मल्टीपल इमेजेस फॉर्म कर सकते हैं। जैसा कि हम इस दिए हुए डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर दो प्लेन मिरर्स को एक दूसरे के रिलेटिवली 90 डिग्री पर अलाइन करके रखा गया है और इन दोनों मिरर्स के सामने एक कॉइन रखा हुआ है। तो हम इस इमेज में देख सकते हैं कि इस कॉइन के 3 इमेजेस फॉर्म हो रही हैं, जबकि इंडिविजुअली एक सिंगल प्लेन मिरर किसी ऑब्जेक्ट का एक सिंगल इमेज ही क्रिएट करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि हम मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को यूज़ करके मिरर्स को एक दूसरे के रिलेटिवली किसी भी एंगल पर अलाइन करके हम मल्टीपल इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। तो जब हम जैसा कि इस इमेज के अंदर हमने प्लेन मिरर्स को 90 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइन करा है, इसी तरह से हम इसे किसी दूसरे एंगल पर भी, लेटर से 45 डिग्री के एंगल पर भी या लेटर से 120 डिग्री के एंगल पर भी अलाइन करके डिफरेंट नंबर ऑफ इमेजेस ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इन नंबर ऑफ इमेजेस को कैलकुलेट करने का एक फार्मूला होता है जो कि होता है कि 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा माइनस 1। यहाँ पे थीटा उन दोनों प्लेन मिरर्स के बीच में एग्जिस्ट करने वाले एंगल को कहते हैं। तो लेटर से कि अगर हम इन दो प्लेन मिरर्स को 120 डिग्री पर अलाइन करते हैं तो 360 डिवाइडेड बाय 120 माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 यानी कि 2। तो जब हम इन मिरर्स को
120 डिग्री पर अलाइन करेंगे तो हमें दो इमेजेस रिसीव होंगी। और इस डायग्राम में जैसे कि 90 डिग्री पे अलाइन किया गया है तो यहाँ पे 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 90 -1, तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 90 मीन्स 4 - 1 3। तो यानी कि यहाँ पर 3 इमेजेस फॉर्म होंगी जो हमें फार्मूला बताता है। और हम डायग्राम में बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर डायग्राम के अंदर इस कॉइन की 3 ही इमेजेस फॉर्म हो रही हैं। पर ये जो फार्मूला है नंबर ऑफ़ इमेजेस कैलकुलेट करने का, ये केवल 2 मिरर्स का जब हम इस्तेमाल करते हैं तभी ये यूज़ में आता है। अगर हम 2 से ज़्यादा मिरर्स का यूज़ करते हैं तब ये फार्मूला वर्क नहीं करता। इसी तरीके से हम अगर दो मिरर्स को पैरेलली अलाइन कर दें तो हम उसे किसी भी ऑब्जेक्ट का मतलब लेटर से कि हमने ऑब्जेक्ट को उनके बीच में रखा हुआ है और दोनों मिरर्स को पैरेलल अलाइन कर रखा है, तो हम उससे इस अरेंजमेंट से उस ऑब्जेक्ट का इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस ऑब्टेन कर सकते हैं। इसी मल्टीपल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को, मल्टीपल रिफ्लेक्शन और उसके द्वारा क्रिएट किए जाने वाले मल्टीपल इमेजेस के फिनोमेना को हम, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कैलाइडोस्कोप बोलते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हम कैलाइडोस्कोप को बड़ी ही इजीली तैयार कर सकते हैं। इसमें हमें 3 मिरर्स की आवश्यकता होती है और हम इन मिरर्स को कुछ इस तरीके से अलाइन करते हैं कि एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर या यूं कहें कि एक प्रिज्म जैसा स्ट्रक्चर ऑब्टेन कर लें। और जब हम इसको इस ट्रायंगुलर अरेंजमेंट में अलाइन कर रहे होते हैं तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि इन मिरर्स के रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस एक दूसरे के ऑपोजिट में हों और इनके नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस यानी कि जो पेंटेड सरफेस है वो बाहर की तरफ हो। जैसा कि हम इस दिए हुए डायग्राम के ए पार्ट में देख सकते हैं। उसके बाद हम इस ट्रायंगुलर मिरर के अरेंजमेंट को एक हॉलो ट्यूब के अंदर, चाहे वो कार्डबोर्ड का हो चाहे वो चार्ट पेपर का हो, उसके अंदर हम इसे डाल देते हैं। और जो ये हॉलो ट्यूब होता है, चाहे वो चार्ट पेपर का हो या कार्डबोर्ड का हो, हम ये इंश्योर करते हैं कि वो इस ट्रायंगुलर अरेंजमेंट से थोड़ा बड़ा हो। अब इस ट्रायंगुलर अरेंजमेंट के एक एंड पर हम एक कार्डबोर्ड का एक डिस्क फिक्स कर देते हैं, जिसके कि सेंटर में एक होल होता है और उसके थ्रू हम इस अरेंजमेंट के अंदर देख सकते हैं। और इसके दूसरे एंड पर हम एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का एक सर्कुलर डिस्क फिक्स कर देते हैं और उस ट्रांसपेरेंट सर्कुलर ग्लास डिस्क के ऊपर हम कुछ कलर्ड ग्लास के पीसीज रख देते हैं या फिर ब्रोकन बैंगल्स के पीसीज रख देते हैं, कलरफुल ब्रोकन बैंगल्स के पीसीज रख देते हैं। और फाइनली हम इसको एक ग्राउंड ग्लास से कवर कर देते हैं। ये जो ग्राउंड ग्लास है ये एक ट्रांसलूसेंट ग्लास होता है जिसके अंदर से लाइट कंप्लीटली पास नहीं कर सकती। तो जब हम इस ग्राउंड ग्लास से इसको क्लोज कर रहे होते हैं दूसरे एंड को, तो हम ये इंश्योर करते हैं कि जो ट्रांसपेरेंट ग्लास का डिस्क है और जो ग्राउंड ग्लास का डिस्क है, इन दोनों के बीच में इतना स्पेस ज़रूर हो कि ये जो हमने ब्रोकन पीसीज ऑफ ग्लास रखा है या ब्रोकन पीसीज ऑफ कलर्ड बैंगल्स रखा है, ये मूव कर सकें। अब इस तरीके से हमारा क्लाइडोस्कोप रेडी हो जाता है। तो जब कोई भी व्यक्ति इस क्लाइडोस्कोप के एक एंड पर मौजूद होल के थ्रू इसके अंदर देखता है और लेटर से कि दूसरा व्यक्ति उसको रोटेट करता है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल सिमेट्रिकल पैटर्न्स उसको नज़र आते हैं। और इस क्लाइडोस्कोप की खूबी ये होती है कि इसमें हर बार जब हम इसको देखते हैं तो इसमें कुछ नया पैटर्न दिखाई देता है। तो इसीलिए इस क्लाइडोस्कोप का इस्तेमाल डिज़ाइनर्स और आर्टिस्ट करते हैं ताकि वो जब भी उनको कुछ नया डिज़ाइन क्रिएट करना होता है तो वो क्लाइडोस्कोप के अंदर देख करके उस एक बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न को देख करके ये प्रेरणा लेते हैं कि इस बार वो डिज़ाइन में क्या कुछ नया कर सकते हैं। अब हम लाइट के एक और करेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे जिसको हम डिस्पर्शन बोलते हैं। ऐसा देखा गया है कि जब सनलाइट या वाइट लाइट एक प्रिज्म के थ्रू होकर के गुजरती है तो ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है और वाइट लाइट के इन 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाने के फिनोमेना को ही डिस्पर्शन कहते हैं। इन 7 कलर्स को हम विबग्योर से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका मतलब होता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अब हम
अब कोई भी ये क्वेश्चन कर सकता है कि हमें अर्थ पर तो सनलाइट येलोइश दिखाई देती है, इसका क्या रीज़न है। तो हालांकि आउटर स्पेस में सनलाइट टोटली वाइट कलर की लाइट होती है, पर जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो इसका एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट करके इसका ब्लू और वायलेट पार्ट जो होता है वो सभी दिशाओं में डिस्पर्स हो जाता है, और इसी वजह से जो हमारे स्काई का कलर है वो ब्लू दिखाई देता है। तो जब इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बाद, जिसमें कि ब्लू और वायलेट लाइट स्कैटर्ड हो जाती हैं सभी दिशाओं में, तो इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बाद जो सनलाइट हमारे तक पहुंचती है उसके अंदर प्रीडोमिनेंटली रेड, ऑरेंज और येलो कलर होता है, और उसी की वजह से हमें सनलाइट येलोइश अपीयर होती है। अब तक हमने लाइट के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन किया। अब हम ह्यूमन आईज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आई ही वो एक सेंसरी ऑर्गन है जिसके थ्रू हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो ह्यूमन आई एक रफली स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। इसकी आउटर लेयर एक वाइट कलर का टफ स्ट्रक्चर से बनी होती है, और इसकी टफनेस इसलिए रिक्वायर्ड होती है ताकि इंटरनल स्ट्रक्चर्स को एक्सीडेंटल इंजरी से प्रोटेक्ट किया जा सके। आईज़ का जो फ्रंट पार्ट होता है वो स्लाइटली बल्ज्ड होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। इस पार्ट को हम कॉर्निया कहते हैं। अगर हम कॉर्निया से अंदर की तरफ जाएं तो हमें एक मस्कुलर स्ट्रक्चर दिखता है। ये जो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है ये कलर्ड होता है, और इसको हम आइरिस बोलते हैं, और यही कलर्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर किसी भी पर्सन के आई के कलर को डिटरमिन करता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पर्सन के आईज़ का कलर ग्रीन है, या किसी पर्सन के आईज़ का कलर ब्लू है, या किसी पर्सन के आईज़ का कलर ब्राउन है, तो एक्चुअली में ये आइरिस ही होता है जो कि उस पर्सन के स्पेसिफिक आई कलर की तरह हमें दिखाई दे रहा होता है। आइरिस के सेंट्रल पार्ट में एक स्मॉल ओपनिंग होती है जिसको हम प्यूपिल बोलते हैं, और इसी ओपनिंग के थ्रू लाइट हमारे आईज़ में एंटर करती है। आइरिस के अंदर मौजूद डिफरेंट टाइप्स के मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ही प्यूपिल का साइज़ डिटरमिन होता है, और इसी तरह से आइरिस ये डिटरमिन करता है कि हमारी आँखों में कितनी लाइट एंटर कर सकती है। जब हम बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लाइट में काम कर रहे होते हैं तो हमारी आइरिस के अंदर मौजूद मसल्स कुछ इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करती हैं कि हमारे प्यूपिल का साइज़ डिक्रीज़ हो जाए। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारे आइज़ में कम से कम लाइट एंटर करे, और इससे हमारे रेटिना को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके विपरीत जब हम डार्क प्लेसेस में जाते हैं तो हमारे आइरिस के अंदर मौजूद जो मसल्स हैं वो कुछ इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती हैं कि हमारे प्यूपिल का साइज़ इंक्रीज़ हो जाए। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हमारे आँखों में एंटर कर सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइट का जाना एक डार्क एनवायरनमेंट में इसलिए ज़रूरी है ताकि हम वहाँ पर भी ऑब्जेक्ट्स को देख सकें। प्यूपिल के पीछे हमारे आइज़ का लेंस होता है जो कि बेसिकली एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, और यही हमारे ये जो लेंस होता है यही ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज़ को हमारे रेटिना पर कन्वर्ज करता है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट से जब डिफरेंट ऑब्जेक्ट से रेज़ आती हैं, लाइट रेज़ आती हैं, तो ये जो लेंस है इसका कर्वेचर, ये अपने कर्वेचर को चेंज कर सकता है, और उसके लिए हमारे आँखों में सीलियरी मसल्स होती हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके हमारे लेंस के कर्वेचर को ज़्यादा या कम करती हैं। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि डिफरेंट ऑब्जेक्ट से, कोई ऑब्जेक्ट दूर होगा, कोई ऑब्जेक्ट पास होगा, तो उन ऑब्जेक्ट से आने वाली जो रेज़ हैं वो एग्जैक्टली हमारे रेटिना के ऊपर ही कन्वर्ज करें। इसलिए हमारे लेंस के कर्वेचर को एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें हमारी सीलियरी मसल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और इस प्रोसेस को जिसमें कि हमारे आई के लेंस का जो कर्वेचर है वो सूटेबली एडजस्ट किया जाता है ताकि जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स से आने वाली रेज़ हैं वो एग्जैक्टली रेटिना पर ही कन्वर्ज हो सकें। इस प्रोसेस को हम एकोमोडेशन कहते हैं।
अब हम बात करते हैं रेटिना की, जो कि हमारे आईज़ के अंदर उसके पिछले हिस्से पर मौजूद एक लेयर होती है। इसमें बेसिकली नर्व सेल्स होती हैं। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आती है और हमारे रेटिना पर कन्वर्ज होती है, तो ये नर्व सेल्स स्टिम्युलेट होती हैं, और इन नर्व सेल्स की स्टिम्युलेशन को ही हमारी एक ऑप्टिक नर्व होती है, जो कि रेटिना के अंदर मौजूद नर्व सेल्स के स्टिम्युलेशन के इंफॉर्मेशन को हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है, और जिससे कि हमारा ब्रेन इंटरप्रेट कर पाता है कि हम एक्स ऑब्जेक्ट को या वाई ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। हमारे रेटिना में स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो दो तरह के नर्व सेल्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं कोन्स, जो कि बेसिकली ब्राइट लाइट को और कलर्स के प्रति सेंसिटिव होती हैं, और ब्राइट लाइट को या कलर्स को पहचान पाने में हमारी हेल्प करती हैं। जबकि जो दूसरे प्रकार की सेल्स हैं उनको हम रॉड्स बोलते हैं, और ये डिम लाइट को परसीव करने में हमारी हेल्प करती हैं। जिस पॉइंट पर रेटिना और ऑप्टिक नर्व जुड़ते हैं, वहाँ पर कोई सेंसरी सेल्स नहीं, वहाँ पे कोई नर्व सेल्स नहीं होते। इसलिए उस पॉइंट पर हम अगर किसी ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट फॉल करें तो हम उसको देख नहीं सकते, इसलिए इसको डार्क स्पॉट बोलते हैं। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जिस पॉइंट पर ऑप्टिक नर्व रेटिना के साथ मर्ज कर रही होती है, ज्वाइन कर रही होती है, उस पॉइंट पर सेंसरी और नर्व सेल्स नहीं होती, जिसकी वजह से वहाँ पे पड़ने वाली किसी भी लाइट रे को हम परसीव नहीं कर सकते। इसीलिए उस स्पॉट को डार्क स्पॉट कहते हैं। अब हम कुछ आईज़ में होने वाले कॉमन डिफेक्ट्स की बात करते हैं। तो इसमें पहला है मायोपिया, जिसको कि हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। कुछ लोगों में क्या होता है कि वो पास के ऑब्जेक्ट्स को तो बहुत ही क्लियरली देख पाते हैं, लेकिन जब किसी दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उनसे आने वाली जो रेज़ होती हैं, उनसे आने वाली जो रिफ्लेक्टेड रेज़ ऑफ लाइट होती हैं, वो हमारे रेटिना पर पड़ने से पहले ही, उसके आगे ही कन्वर्ज हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखाई नहीं देते। इसलिए इस प्रॉब्लम को नियर साइटेडनेस कहते हैं। और इस प्रॉब्लम को हम कॉनकेव लेंस की सहायता से दूर कर सकते हैं। अगर हम ऐसे पर्सन को, जिनको कि नियर साइटेडनेस है, जिनको कि दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखाई नहीं देते, उनके चश्मे में अगर हम कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करें तो वो क्लियरली दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाएंगे। इसके विपरीत एक दूसरी प्रॉब्लम होती है जिसको हम हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं या फार साइटेडनेस बोलते हैं। इस प्रॉब्लम में जिस व्यक्ति को ये प्रॉब्लम होती है वो दूर के ऑब्जेक्ट्स को तो क्लियरली देख पाता है, लेकिन पास के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाता। इसका रीज़न ये है कि पास के ऑब्जेक्ट्स से आने वाली जो रेज़ होती हैं वो हमारे रेटिना पर कन्वर्ज होने की बजाय, उस पर्सन के रेटिना पर कन्वर्ज होने की बजाय रेटिना के पीछे चली जाती हैं और पीछे कन्वर्ज होती हैं। इसलिए जो पास की ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो उसको क्लियरली दिखाई नहीं देती। अगर हम ऐसे पर्सन्स के चश्मे में कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे तो उसकी इस प्रॉब्लम को हम दूर कर पाएंगे, यानी कि वो पास के ऑब्जेक्ट्स को भी क्लियरली देख पाएगा। इसके अलावा एक प्रॉब्लम होती है आइज़ की कैटरेक्ट। ये जनरली ओल्ड एज में होता है। इसमें हमारी जो आई का लेंस होता है वो फॉगी हो जाता है, क्लाउडेड हो जाता है, जिसकी वजह से लाइट प्रॉपरली ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आइज़ में एंटर ही नहीं कर पाती और ऑब्जेक्ट्स में और हम ऑब्जेक्ट्स को देख ही नहीं पाते। तो जिस पर्सन में ये कैटरेक्ट की प्रॉब्लम होती है उनका या तो पार्शियल लॉस ऑफ विजन होता है या फिर काफ़ी सीवियर लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है। इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमें सर्जिकली इस फॉगी या क्लाउडेड लेंस को या डिफेक्टिव लेंस को निकालना पड़ता है और उसकी जगह पे हम आर्टिफिशियल लेंस प्लेस कर देते हैं ताकि पर्सन कन्वीनियंटली देख सके। अब क्योंकि हमने देखा कि आई एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन है, तो आईज़ का केयर करना भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए ये आवश्यक है कि हम आई स्पेशलिस्ट के पास रेगुलर आई चेकअप्स के लिए जाएं। हम बहुत ही डिम लाइट में काम ना करें या बहुत ही ब्राइट लाइट में काम ना करें, हम नॉर्मल लाइट में काम करें।
अगर हम बहुत ही ज़्यादा डिम लाइट में काम करते हैं तो हमारे आइज़ के ऊपर स्ट्रेन पड़ता है और उससे हेडेक भी हो सकता है। और इसके विपरीत अगर हम बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट में वर्क करते हैं तो हमारे रेटिना के डैमेज होने के चांसेस होते हैं। इनके अलावा ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जैसे अगर हमें कोई चीज़ पढ़नी है तो हमें एक डिस्टेंस होता है एक जिससे कि हम जहाँ पर कि हम कन्वीनियंटली देख पाते हैं और वो करीब 25 सेंटीमीटर होता है। तो हमें इतने डिस्टेंस पर किसी ऑब्जेक्ट को रख कर के पढ़ना चाहिए, ना कि हम उसे बहुत क्लोज ला कर पढ़ें और ना ही हम उसे बहुत दूर रख कर के पढ़ें। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो भी हमारे आइज़ की केयर हो पाती है। इसके अलावा हमारे आइज़ की केयर में बैलेंस डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। ये देखा गया है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से आइज़ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स कॉज होती हैं। इसमें एक प्रीडोमिनेंट प्रॉब्लम है जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो ये आवश्यक है कि हम अपने डाइट के अंदर ये इंश्योर करें कि विटामिन ए के सोर्सेज मौजूद हैं। विटामिन ए हमें रॉ कैरेट से मिल सकता है, स्पिनच से मिल सकता है, कुछ फ्रूट्स हैं जैसे मैंगो, पपाया, इनसे मिल सकता है, कॉड लिवर ऑयल से मिल सकता है, एग्स से मिल सकता है, इसके अलावा बटर से मिल सकता है, मिल्क से मिल सकता है, कर्ड से मिल सकता है। तो हमें इन फूड आइटम्स को अपने डाइट के अंदर इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। अगर कभी हमारे आइज़ में डस्ट एंटर कर जाए तो हमें उसे रब नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे पानी से प्रॉपरली वॉश करना चाहिए। और इसके अलावा डॉक्टर्स का ऐसा कहना है कि जो लोग कंटिन्यूसली स्क्रीन पर वर्क करते हैं उनको रेगुलर ब्रेक्स लेना चाहिए। और वो ऐसा कहते हैं कि ऐसे पर्सन्स जो कि कंटिन्यूसली स्क्रीन पर कंप्यूटर स्क्रीन पर काम करते हैं उनको 20:20:20 का रूल फॉलो करना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि 20 मिनट कंटिन्यूसली स्क्रीन पर वर्क करने के बाद एटलीस्ट 20 सेकंड के लिए 20 फीट की दूरी पर किसी ऑब्जेक्ट को देखना चाहिए और उसके बाद दोबारा से अपना ध्यान स्क्रीन पर लेकर के आना चाहिए। तो अगर हम इन बातों को फॉलो करेंगे तो हम अपने आइज़ का प्रॉपरली केयर कर सकेंगे। इसके अलावा आइज़ के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात जो डिस्कस करनी है वो है परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो जब भी हमारे आइज़ के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है तो उसका इम्प्रेशन हमारे रेटिना के ऊपर करीब 1/16 ऑफ ए सेकेंड 1/16 ऑफ ए सेकेंड के लिए सस्टेन्ड रहता है। मतलब वो तुरंत ख़त्म नहीं होता, उसका इम्प्रेशन 1/16 1/16 ऑफ ए सेकेंड हमारे रेटिना पर सस्टेन होता है। और अगर हम 16 इमेजेस को अपने आईज से 1 सेकंड आई के सामने से 1 सेकंड में पास कर दें तो हमें ऐसा लगेगा कि जैसे किसी कोई मूवी की क्लिप चल रही हो। और ये जो परसिस्टेंस ऑफ विजन है यही वो बेसिस है जिसके ऊपर हम मूवीज़ और एनिमेशंस बनाते हैं। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कैमरे से किसी इवेंट को कैप्चर कर रहे होते हैं तो एक्चुअली में हमारा कैमरा जो है बहुत छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स के बीच में उन इवेंट्स की फ़ोटोज़ को क्लिक कर रहा होता है। तो वो स्टिल फ़ोटोज़ होती हैं, लेकिन वो जैसे 1 सेकंड में कुछ कैमराज 24 स्टिल पिक्चर्स को क्लिक करते हैं, कुछ कैमराज 30 रुकी हुई पिक्चर्स को क्लिक करते हैं, कुछ कैमराज 60 रुकी हुई पिक्चर्स को क्लिक करते हैं। और जब हम इन स्टिल इमेजेस को अपने आँखों के सामने से बहुत तेज़ी से पास करते हैं, ये इंश्योर करते हुए कि एटलीस्ट 1 सेकंड में 16 से ज़्यादा इमेजेस हमारी आंखों के सामने से पास हो रही हैं, तो वो इमेजेस हमें मूवीज़ की तरह दिखाई देने लगती हैं। कुछ लोग जन्म से ही या फिर लाइफ की किसी दूसरी स्टेज में विज़न की प्रॉब्लम को फेस करते हैं। ऐसे पर्सन्स को हम विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स कहते हैं। ये जो विज़न की प्रॉब्लम है किसी बीमारी की वजह से भी हो सकती है या फिर किसी इंजरी की वजह से भी हो सकती है। और ये जो विज़न की प्रॉब्लम है ये 2 तरह की होती है। एक को हम बोलते हैं पार्शियल इम्पेयरमेंट और दूसरे को हम बोलते हैं टोटल इम्पेयरमेंट। पार्शियल इम्पेयरमेंट के केस में व्यक्ति को थोड़ा बहुत तो दिखाई देता है पर क्लियरली दिखाई नहीं देता। इसके विपरीत टोटल इम्पेयरमेंट के केस में पर्सन को बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता। जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स होते हैं वो अपने दूसरे सेंस ऑर्गन्स का ज़्यादा इस्तेमाल शुरू कर देते हैं ताकि वो चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकें। जैसे कि वो टच का इस्तेमाल करने लगते हैं चीज़ों को पहचानने के लिए, या फिर अपनी हियरिंग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं किसी व्यक्ति को या किसी ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए। तो ऐसे पर्सन्स के जो दूसरे सेंस ऑर्गन्स हैं वो ज़्यादा बेटर डेवलप्ड हो जाते हैं।
जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स हैं वो कुछ असिस्टिव डिवाइसेस या फिर टूल्स का इस्तेमाल करके अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। जैसे कि अगर वो वाइट केन का इस्तेमाल करें तो वो इजीली और इंडिपेंडेंटली एक जगह से दूसरी जगह पे वॉक कर सकते हैं, या फिर कुछ ऑडियो ऐप्स होती हैं जिसकी सहायता से वो टेक्स्ट बुक को पढ़ सकते हैं, या फिर गाइड डॉग्स की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं, या फिर ब्रेल सिस्टम की हेल्प से लिख या पढ़ सकते हैं। विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए बनाए गए असिस्टिव डिवाइसेस और टूल्स में से सबसे इम्पोर्टेंट जो असिस्टिव डिवाइस है वो है ब्रेल सिस्टम। इस ब्रेल सिस्टम की हेल्प से वो लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इसको लुइस ब्रेल ने, जो कि खुद भी एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन थे, उन्होंने इसको 1821 में डेवलप किया था। इसमें बेसिकली कुछ उभरे हुए रेज्ड डॉट पैटर्न्स होते हैं, और बेसिकली ये जो करीब ये इस ब्रेल सिस्टम में 63 डॉट पैटर्न्स का यूज़ करते हैं डिफरेंट लेटर्स को या वर्ड्स को या सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसको इन वर्ड्स को, लेटर्स को या फिर सिंबल्स को जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है, पहले तो उन्हें इसको मेमोराइज़ करना पड़ता है, और उसके बाद वो इसको जब एक बार वो इसको मेमोराइज़ कर लेते हैं तब वो इजीली किसी भी पेज पर अगर ये डॉट पैटर्न्स बने हैं तो वो इनको टच करके लेटर को, वर्ड को या सिंबल को पहचान सकते हैं और पढ़ सकते हैं। हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ब्रेल सिस्टम के अंदर जैसे सी को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्चुअली किसी भी लेटर को या वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो वर्टिकल रोज़ और दो वर्टिकल कॉलम्स और 3 हॉरिजॉन्टल रोज़ में हम 6 डॉट्स को यूज़ करते हैं। तो जैसे कि हम देखें कि एंड को बनाने के लिए आउट ऑफ 6 डॉट स्पेसेस 5 डॉट स्पेसेस को रेज किया गया है, इसे बेसिकली उभरा हुआ बनाया गया है। और सी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो आउट ऑफ 6 डॉट स्पेसेस 2 डॉट स्पेस को रेज किया गया है, ज़्यादा रेज किया गया है। ए को रिप्रेजेंट करने के लिए आउट ऑफ 6 डॉट स्पेसेस जो पहला डॉट स्पेस है इसको रेज किया गया है। इसमें से हर डॉट स्पेस की नंबरिंग होती है, जैसे कि फर्स्ट कॉलम के जो डॉट्स हैं उनको 1 2 3 से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकंड कॉलम के जो डॉट्स हैं उनको 4 5 6 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो किस नंबर के डॉट को रेज किया गया है उसकी हेल्प से उसको बेसिकली टच करके एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन पहचानता है कि यहाँ पर क्या लिखा गया है। तो ये एक बहुत ही हेल्पफुल सिस्टम है जिससे कि विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि लाइट किस तरह से ऑब्जेक्ट्स को हमारे लिए विजिबल बनाती है। हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को डिस्कस किया, हमने प्लेन मिरर से फॉर्म होने वाले इमेज के करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया, हमने मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के बारे में पढ़ा, पेरिस्कोप और कैलाइडोस्कोप को डिस्कस किया, हमने लाइट के डिस्पर्शन के बारे में पढ़ा, हमने ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर को समझा और वो किस तरह से फंक्शन करता है इसको भी समझा, हमने डिफरेंट टाइप्स के विजन डिफेक्ट्स को समझा और उसको किस तरह से करेक्ट करते हैं यह भी जाना। हमने यह जानने की कोशिश की कि आई केयर क्यों इम्पॉर्टेंट होता है और विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स को ब्रेल सिस्टम किस तरह से हेल्प करता है, हमने यह भी समझा। थैंक यू वेरी मच।